हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 6 to 8 के जो इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी के सभी 40 क्वेश्चन को पूरे डिटेल से समझेंगे लोग कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, ताकि वर्तमान समय में इसका सही आंसर जान सके और आने वाले समय में कैसे तैयारी किया जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, किन बुकों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रूप से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर भी समझ आ चुका होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे चैनलों पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलती बताया गया था, या जैसे भी गलती बताया गया हो उसका जो मैं यहाँ पर एकदम सही आंसर लेके आया हूँ विद प्रूफ के साथ। क्योंकि आपको यहाँ पर किताब का जो आंसर दिखेगा, सामने सामने क्वेश्चन दिखेगा, सामने आंसर दिखेगा, सारी चीज़ें क्लियर रूप से समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये प्राचीन इतिहास से है। इस बार सिलेबस बदला हुआ था, क्योंकि पिछली बार जो TRA 2 हो या जो 3 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें जो है आप सभी का जो क्वेश्चन पूछता था आधुनिक से और सिर्फ विश्व से पूछता था 6 to 8 में। लेकिन इस बार तो थोड़ी सी चेंज हुई है, 4-5 क्वेश्चन जो है प्राचीन के भी इस बार 6 to 8 में देखने के लिए मिला हुआ है। पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन जो है आपको 6 क्लास के जब प्राचीन इतिहास पढ़ रहे होंगे तो उसमें थोड़ा सा डीपली पढ़े होंगे, तब जाके इसका आंसर समझ आया होगा कि पहला का जो आंसर है वो वैशेषिक होगा। और हालांकि मैंने जो जितना भी बताया था उसमें ये आउट ऑफ 40 में देखा जाए तो 30+ क्वेश्चन जो है लड़े हुए आपको सामने दिख जाएगा। प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने पिछली बार जो पढ़ाया था उसमें से कितने क्वेश्चन जो लड़े हुए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये दादा भाई नौरोजी के बारे में, इसको मैंने डिटेल से समझाया था और मैंने जब पढ़ाते समय ये सारी चीज़ें मेरी प्रीवियस क्लास में आप सभी को दिख जाएगा कि दादा भाई नौरोजी के जो है इसमें क्या चीज़ के बारे में बताए थे। तो इन्होंने यहाँ पर देखेंगे तो इसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है, तो इसमें जो है चर्चा की गई थी ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, इस बातों पर चर्चा की गई थी। यहाँ पर इसमें इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा है ब्रिटेन भारत में अपनी शासन की कीमत के रूप में देश की संपत्ति को लूट रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे जो है ब्रिटेन भारत की जितनी भी संपत्ति है वो धीरे धीरे मतलब आर्थिक रूप से भारत को कमजोर करते जा रहा है, इसके बारे में बता रहे थे। दूसरा ये तीसरा जो क्वेश्चन लिखा है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। और इस क्वेश्चन का जो मैंने पढ़ाते समय आप सभी को बताया था कि पहली बार 1818 में किया गया था, जो कि बाद में उतना चला नहीं, फिर बंद करना पड़ा, लेकिन सक्सेसफुल रूप से 1854 में हुआ। लेकिन यहाँ जब ऑप्शन में 1818 दिया था और इस बात की मैंने क्लास में चर्चा किया था। हालांकि एक स्टूडेंट भी उन्होंने मेरे पास मैसेज भी किया था कि सर यही वाला आंसर सही होगा। मैंने पूछा भी था कि आपको क्या लगता है कि ये वाला सही होगा। आप ये बहुत पहले बता दिया था, एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले ये क्लास हुआ था, उसमें डिटेल से समझाया था। यहाँ आपको आंसर दिखा देता हूँ किताब में, कहाँ से मैंने बताया था। यहाँ देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना। यहाँ पहली सूती मिल ही पूछ रहा था, सूती कपड़ा मिल ही पूछ रहा है। यहाँ पर भी है पहली आधुनिक सूती मिल जो है इसकी स्थापना जो है सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में नामक स्थान पर की गई थी। ठीक है। और मैंने जो MCQ दिया हुआ था उस MCQ में भी आपने देखा हुआ था कि उसमें 1818 भी दिया हुआ था। आप सभी ने कहा भी था कि 1818 ही सही आंसर होगा। अब आप सभी जैसे भी यहाँ देखेंगे दूसरा लिखा है कि सबसे सफल पहला सफल आधुनिक, तो यहाँ पहला सफल अगर पूछता, अगर देखिए क्वेश्चन में जब दिया ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है तो ये हो सकता है। अब आयोग डिसाइड करेगा कि ये वाला आंसर सही है या ये वाला सही है। आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से ये वाला सही होना चाहिए, है ना। रीज़न क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस पर डिबेट भी हुआ था पिछली क्लासों में। जैसा भी हो आयोग डिसाइड करेगा कि कौन सा आंसर सही है। आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है इस साइड में ये यहाँ देखिए। अब ये गदर आंदोलन के बारे में दिया गया। गदर आंदोलन में देखेंगे तो इसमें से देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना किए थे लाला हरदयाल जो है वो सैन फ्रांसिस्को में 1913 के आसपास में किए हुए थे। तो ये सभी आप डिटेल से पढ़े होंगे, लेकिन उसमें जो है पूरे लोगों का नाम नहीं जानते थे, है ना। तो लेकिन इतना तो जरूर जानते थे कि लाला लाजपत राय नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे उस पार्टी के अंदर। जो विदेश में जितने भी लोग थे ये सब जो विदेश से भारत को सपोर्ट कर रहे थे, विदेश में बहुत सारी संस्थाएं बना रहे थे जो भारत की देश की स्वतंत्रता में सहयोग दे रहे थे, वो सभी विदेश के लोगों के बारे में अगर जानते रहते तो पकड़ पाते कि ये करतांग सिंह संभारा ये भी विदेश से भारत को मदद दे रहे थे। ठीक है, तो आसानी से पकड़ा जा सकता था। आंसर भले नहीं पता था लेकिन ऑप्शन के हिसाब से पकड़ा जा सकता था। तीसरा लिखा है मूला, मस्कत और बोलन। ये बोलन जो है ये भी मैंने बताया था आप सभी को कि बोलन जो है यहाँ देखेंगे ये 7th क्लास में आइएगा, है ना। 7th क्लास में देखिएगा तो सीधे सीधे ये आप सभी को दिया हुआ है कि खैबर, बोलन और गोमल दरा
मैं बताया भी था कि इन दर्रा से होकर, और वो भी मैप के साथ बजाबते बताया था कि ये हो गया अपना प्यारा सा भारत, और भारत का आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो यह इस साइड में जो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के यहाँ पर देखेंगे तो इधर से शुरू होता है। यहाँ बोले थे कि ये जो पहाड़ी, इस पहाड़ी के नाम है हिंदुकुश पर्वत, और इसी पहाड़ी के बीच में से 3 दर्रे हैं। 3 दर्रे मैंने बताया था कि यहाँ से 3 दर्रे हैं, और ये तीनों दर्रे जो है, इन तीनों दर्रे का नाम क्या है, तो मैंने डिटेल से बताया था कि तीनों दर्रे का जो नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाम, तो यहाँ पर बोले थे कि खैबर, बोलन और ये गोमल दर्रा हो जाएगा। तीनों दर्रा का नाम यहाँ नीचे दिया गया। इसी रास्ते जो जितने भी अफगानी, ईरानी जो भी है वो भारत में प्रवेश करते थे, इसी रास्ते क्या करते थे, भारत के अंदर वो आते थे। आगे चलिए, यहाँ डिटेल्स मैंने बताया था कि इसी रास्ते ये भारत में प्रवेश करते थे। जितने भी मुस्लिम शासक जो है उसी रास्ते, उसी दर्रा से होके आए। दर्रा मतलब पहाड़ के बीच के रास्ते को दर्रा बोला जाता है। तो यहाँ बोलन कम से कम आपको पता रहता है, यहाँ देखेंगे तो बोलन लिखा हुआ है, इसे तुरंत पकड़ लेते कि क्या है, ये पर्वतीय दर्रा है। ठीक है, आगे देखेंगे तो जो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो हुआ था, यानी जिसको बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ये जो हुआ था ये 1946 में हुआ था। कारण क्या है 1946 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जो है, ये सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी, सुभाष चंद्र बोस के बाद ये आर्मी भारत की तरफ जो पहुंचती है, तो भारत में आने के बाद विद्रोह शुरू करती है। तो जब आई थी तब ये सीधे सीधे से पकड़ सकते थे कि ये 1946 के आसपास की ही घटना होगा। 42 में तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय तो ये सब बाहर थे, उस समय तो अभी आई भी नहीं थी ये जो सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी। ठीक है, तो ये 1946 के आसपास की घटना है। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी भी भारतीय नेवी थी, और साथ साथ में जो सुभाष चंद्र बोस की आई थी उन्होंने भी विद्रोह किया था, और भारतीय जो रॉयल इंडियन नेवी थी वो भी विद्रोह किए थे। ठीक है, तो यहाँ भारतीय यानी कि रॉयल इंडियन नेवी की बात की जा रही है, ये भी इनका भी विद्रोह जो है 1946 में हुआ था। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो है, क्राउन शासन के तहत में भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था, तो ये पहला वायसराय बोला जाए या अंतिम गवर्नर जनरल बोला जाए, एक ही बात है। मैंने वायसराय के नाम के साथ साथ मैंने प्रधानमंत्री के नाम भी याद कराया था। मैंने बोला था कि 1857 की क्रांति में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति के समय में जो वही क्राउन शासन, मतलब 1857 की क्रांति पूछ रहा है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्राउन का शासन आ गया, यानी महारानी का शासन आ गया भारत में, है कि नहीं है। चीज़ें डिटेल से समझोगे तो मैं उस समय भी बताया था कि या तो पूछेगा कि भारत का जो है वो उस समय कौन था गवर्नर जनरल, या वायसराय कौन बना था, या ये पूछ सकता है कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। वो दोनों चीज़ें मैंने डिटेल्स बताया था। तो ये वायसराय के बारे में पूछा हुआ था, यहाँ देखेंगे तो वायसराय कौन था, यहाँ देखेंगे भारत का प्रथम वायसराय जो है कैनिंग बना हुआ था। कौन बना था, कैनिंग बना हुआ था। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है 8 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ में आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था। तो कौन सा आदिवासी नेता शामिल था, तो याद रखिएगा जो आदिवासी नेता जो शामिल था, ये जो है आपको जनजातीय विद्रोह में देखने के लिए मिला हुआ था। इसमें जो है टिकेंद्रजीत सिंह जो हो जाएगा जनजातीय आंदोलन में, उसको भी आप डिटेल से पढ़ेंगे तब जाके समझ पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ पूछा हुआ था। जो मेनली जो आसान क्वेश्चन थे उसको थोड़ा हटा दिया था। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको समझ आया होगा। अगला लिखा है कि संविधान अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जो है ये जो डांडी मार्च किए थे। देखिए डांडी मार्च में भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। 241 मील जो है ये किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ था। आप सभी अगर देखे होंगे तो शायद उसमें जो है आप सभी को मिला होगा कि 200, यहाँ देखेंगे 240, यहाँ देखिए ये एनसीईआरटी में 240 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि यात्रा साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर की दूरी तक डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होती है, तो वहाँ तक पहुँचते, यानी कि कुल दूरी जो है 240 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। हालांकि मैंने एक अलग प्रकाशन से बुक से पढ़ाया था आप लोगों को डिटेल से, उसमें जो है 350 किलोमीटर लिखा हुआ था ना, मील जो है वो 241 के आसपास आ रहा था, है ना, लगभग आ रहा था 240-35 मील के पास आ रहा था। तो उस हिसाब से ये आंसर 241 मील हो सकता है, लेकिन दिया हुआ नहीं था कहीं पे, ठीक है ना। आप 8 क्लास के भी पढ़े होंगे तो उसमें भी मील नहीं दिया हुआ, उसमें भी किलोमीटर ही दिया गया। बिहार बोर्ड की किताब में तो सीधे सीधे लिखा है 250 किलोमीटर, एक नहीं है, तो वो थोड़ा सा आंसर जो है गलत दिया हुआ। लेकिन यहाँ 241 मील हो सकता है अगर माना जाए तो। अगला क्वेश्चन जो है मंगोल साम्राज्य में मंगोल जो साम्राज्य था ना उसके संदर्भ में यम क्या था, तो ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। ये जो था और ये जो क्वेश्चन था ना ये थोड़ा सा और डीपली पढ़ा गया रहता तब ये क्वेश्चन समझ आता। तो यम जो था ना ये कुरियर प्रणाली था, यम जो क्या था कुरियर प्रणाली था, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन जो थे थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पूछा हुआ था, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था, हालांकि बाकी बहुत सारे क्वेश्चन ईजी थे।
यहाँ देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। तो ये तो जाहिर सी बात है कि नियम लाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ब्रिटेन ने देखा कि भाई साहब हमारी प्रथम विश्व युद्ध में भयानक जो लड़ाई हुआ था उसने भारत पर भी दबाव बनाना शुरू किया इंग्लैंड ने, और उसी समय तुरंत ला दिया रॉलेट एक्ट नामक कानून। यहाँ देखेंगे तो वो जो कानून दिखेगा रॉलेट एक्ट कानून, ये रहा रॉलेट एक्ट कानून। इसका मेन काम में था कि भारतीय जो है भारतीय मतलब राजनेता को जितने भी भारत में जो आंदोलन हो रहे हैं या जो भी क्रियाएं हो रही है प्रतिक्रिया हो रही है स्वतंत्रता के लिए, उसको दबा के रखना। अगला 12 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, किस घटना के संदर्भ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट शुरू हुई। राष्ट्रसंघ के जो है प्रभाव में गिरावट शुरू हुई, यानी राष्ट्रसंघ जो बना हुआ था। देखिए पहली वर्साई की जो संधि हुई, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संधि हो रही है, उस संधि के बाद अमेरिका क्या किया, एक संघ की स्थापना किया, राष्ट्रसंघ के। उस संघ का खुद सदस्य नहीं बना, ठीक है, लेकिन स्थापना करने में मेन भूमिका उसी का था। ये पढ़ाया भी था विश्व इतिहास में, बहुत डिटेल से बताया था कि स्थापना कर दिया और खुद सदस्य नहीं बना। 9th क्लास जब पढ़ा रहा था तो बहुत डिटेल समझाते हैं इस चीज़ों के बारे में। वो चीज़ें धीरे धीरे प्रभाव खत्म कब होने लगा, जब ये हिटलर जो क्या किया कि शुरू कर दिया अपना जो है अलग अलग जगहों पर उसकी बात ना मानना शुरू कर दिया। जितने भी नियम कानून बनाए गए थे जो राष्ट्रसंघ के, वो सारे नियमों को तोड़ना शुरू किया, जिसे कहा जाता है, आगे आइएगा तो यहाँ देखेंगे तो उसे कहा जाता है, यहाँ देखेंगे वर्साय संधि की विसंगतियाँ, यानी कि विसंगतियाँ करने लगा, उसका उल्टा करने लगा, वचन विमुक्ता करने लगा। यानी जो वचन दिया गया था कि ये नहीं करना वो नहीं किया, ठीक मतलब कि उसका उल्टा करते जा रहा था, ठीक है। यानी कि वो क्या था, तो दूसरे विश्व युद्ध का प्रकोप बढ़ते गया, जो कि राष्ट्रसंघ को धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म करते गया, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला 13 नंबर जो लिखा है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यहाँ जो है ना, यहाँ या तो क्वेश्चन गड़बड़ दे दिया या तो क्वेश्चन दिया है जानबूझ के कि आप ऑप्शन नंबर ई मारिए। कैसे, देखिए ध्यान से समझिए। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। आगे लिखा है कि भारत में कौन सा शासक बौद्ध धर्म के संरक्षण एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए माना जाता है। तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अगर पीछे हटेंगे तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये कोई नहीं था। लो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व की बात की जा रही है तो 7वीं शताब्दी जब बोलते हैं तो यानी कि 601 से लेकर 699 की बात की जा रही है, तब उसको कहा जाता है 7वीं शताब्दी, है ना। और पहली बौद्ध संगीति देखेंगे, है ना, पहली बौद्ध संगीति अगर देखेंगे तो यहाँ पर तो 483 में हुआ था, है ना। उसके बाद 383, 255 प्रथम सदी, और 5वीं बौद्ध संगीति ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन के समय में हुआ था। ये भी मैंने बताया था, 5वीं बौद्ध संगीति जो हर्षवर्धन के समय में हुआ था। तो ये चीज़ें जो बता रहा हूँ, है ना, उसमें जो है 7वीं शताब्दी के आसपास तो होगा नहीं, 7वीं जो है ये ईस्वी लिख देता ना, तब हर्ष एकदम सही हो जाता। जो भी हर्ष ये आप आंसर लगाए हुए हैं, आपने ईसा पूर्व अगर ध्यान नहीं दिया, ईसा पूर्व अगर बाई द वे अगर क्वेश्चन गलत दे दिया है, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन जैसे भी दे दिए उसके पास तो है ही गलत आंसर, क्वेश्चन गलत है तो आप ऑप्शन नंबर ई मारे, है ना। आयोग से अगर गलती हुआ भी है तो कहेगा कि ऑप्शन नंबर ई मारिए, है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर ई तो दिया ही है जानबूझ के कि हाँ इसमें से कोई नहीं, है ना, क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ अगर ये हटा दिया रहता ना, 7 ईस्वी लिखा रहता तो सीधे सीधे हो जाता ये 7वीं शताब्दी इस ईस्वी में, तो हर्ष हो जाता जरूर, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा 13 नंबर का। आगे आ जाइए, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उसके परिवारों से व्यवस्थित रूप में निकाला गया था। तो ये इसका जो कारण था ना, आत्मसात नीति था, ठीक है। क्या कारण था इसका, आत्मसात नीति था। अगला जी, राष्ट्रसंघ की स्थापना की किस संधि के परिणाम से हुआ था। तो अभी जस्ट बताया कि राष्ट्रसंघ का जो स्थापना हुआ था वो किस संधि के हुआ था। तो यहाँ देखेंगे इन शांति संधियों ने, यानी कि जो वर्साई की संधि, उस संधि के तहत राष्ट्रसंघ की जो है, राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशन का ना प्रसंविदा हुआ, यानी कि उसकी स्थापना जो है हुआ। और इसमें देखेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति उसमें वुडरो विल्सन थे, मेन यही शुरू किया था, लेकिन खुद इसका सदस्य जो है नहीं बना, ठीक है। तो किस संधि के तहत हुआ, वर्साई की संधि के तहत जो है राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई वर्साई की संधि के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये तो बहुत बार आपने पढ़ा हुआ था, सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखा हुआ, चाहे 8th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, किसी भी क्लास में एकदम हू बहू लिखा हुआ था। मैंने इसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ये भी यहाँ तक भी बताया था कि इसके नीचे लिख लीजिएगा कि ये किसने लाया था, किसने ख़त्म किया था। जो आर्म्स एक्ट था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, ये सब चीज़ बताया था। उसके बाद जो इल्बर्ट बिल आया था, टोटली डिटेल्स बताया था। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ था, 1878 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे इस साइड में देखेंगे, किस घटना ने
खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है मुझे थोड़ा सा लगा कि गलत बताया जा रहा है, बहुत सारे चैनलों पर मैंने देखा। अब कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक्चुअली में होता है क्या ना, बहुत सारे लोग जो है आंसर जो भी मारे होंगे, जैसे मान के चलिए अगर आप बंगाल विभाजन मार दिए होंगे, मैं बंगाल विभाजन मारूंगा ना तो आपके लिए अच्छा लगेगा, है ना। मैं कहूँगा कि हाँ यही सही है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना। और मैं कहूँगा नहीं वर्साय की संधि, तो आप कहेंगे गलत बता रहे हैं। और जो वर्साय की संधि मारे होंगे उनके लिए बोलेंगे नहीं ये सही बता रहे हैं। तो कृपया आप लोग जजमेंट करने से पहले बात को पहले थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बताइएगा। आप खुद कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है। मेरी जो विचारधारा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब खिलाफत आंदोलन की जो बात की जा रही है, आप बताइए खिलाफत आंदोलन में जैसे बताया गया था, बहुत सारे चैनल पर देख रहा हूँ मैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड में, तो जालियांवाला हत्याकांड से पहले खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ कि बाद में शुरू हुआ? पहले इतना तो क्लियर बताइए, बाद में शुरू हुआ कि पहले शुरू हुआ? ये चीज़ें तो आप क्लियर रूप से समझ रहे हैं कि कब हुआ था, ठीक है। दूसरी कारण, खिलाफत आंदोलन भारत से तो कोई मतलब था नहीं उसको, भारत के तो आंदोलन से किसी से उत्प्रेरक तो था नहीं, है ना, कोई मतलब था ही नहीं। ये खिलाफत आंदोलन सीधा सीधे कनेक्टेड था तुर्की से। तुर्की में खलीफा को जो प्रॉब्लम किया जाता, क्यों प्रॉब्लम किया जा रहा था? क्योंकि तुर्की सपोर्ट किया था जर्मनी को। कौन से युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध की जो संधि हुई, वर्साय की संधि, उसमें सब जना का कमर तोड़ दिया। तोड़ा कि नहीं तोड़ा? जर्मनी की हालत ख़राब कर दिया, तुर्की की हालत ख़राब कर दिया, तुर्की के जो खलीफा का पद को ही हटा दिया गया। तो ये सब कहानी वर्साय की संधि से जुड़ी हुई है। कहाँ ये जालियांवाला बाग हत्याकांड या बंगाल विभाजन, किसी से तो कनेक्शन हमें लग ही नहीं रहा। कैसे इसका आंसर बताया गया था, कैसे लॉजिक जोड़ा गया था, मुझे नहीं समझ आ रहा। किस घटना से संबंधित है, यहाँ आइएगा तो इसका आंसर भी बजाते होना चाहिए। इसमें यहाँ देखिए, यहाँ सीधे सीधे लिखा हुआ है, आपके किताब में लिखा हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया। ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ा था तुर्की, क्योंकि ब्रिटेन के विरुद्ध छोड़िए, इसने जर्मनी के सपोर्ट में लड़ा था। और जर्मनी लड़ रहा था प्रथम विश्व युद्ध में, ये ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के खिलाफ में लड़ रहा था। आपने पढ़ा हुआ था कि जो इन लोग के ग्रुप बना हुआ था, है ना, ट्रिपल एंतात, और ये इन लोग का ट्रिपल ग्रुप जो बना हुआ था, है ना, जो बाद में मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों में कन्वर्ट हुआ। तो ये चीज़ें को डिटेल से मैंने बताया था कि उसी वजह से तो ये चेंज हुआ। तो इसमें मेरे हिसाब से तो वर्साय की संधि होना चाहिए। अब ये पता नहीं कैसे ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जा रहा है। जालियांवाला हत्याकांड के बाद की ये घटना है भाई सभी खिलाफत आंदोलन, उससे पहले तो मतलब ही नहीं था। भारत में क्या मतलब है खिलाफत आंदोलन से? ये तो विदेश का था, विदेशी घटना थी जो भारत के मुसलमान जो है उसको शुरू किए, गांधी जी सपोर्ट कर दिए ताकि उनको असहयोग आंदोलन शुरू करना था। ये सी चीज़ें तो मैं डिटेल से बताया था। फिर भी अगर आप चाहें तो इसको रीचेक कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। मेरे हिसाब से जो लगा मैंने बता दिया। 18 नंबर जो क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर मैं क्लियर करते बता दूं। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैंने कुछ बोला नहीं। वर्साय की संधि, यहाँ पर इसकी होगी, वर्साय की संधि का ही कारण था ये घटना, खिलाफत आंदोलन की घटना। दूसरा लिखा है कि असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था। देखिए इससे इसका आंसर पकड़ने का दो कारण था, दो को मतलब तरीका था। सीधा आंसर दिखा रहा है, कभी भी किसी भी आंसर के आगे इस तरह नहीं देता, ये सन नहीं देता है। जब दे देना तो आप आंख बंद करके उसको आंसर मार दीजिएगा, जानबूझ के वो करता है ऐसा, ठीक है। वो सीधे सीधे आंसर दिख रहा था कि असुर बनीपाल जो है ये हो जाएगा आंसर। कारण क्या है, इसके आगे का सन क्यों नहीं लिखा, इसके आगे का सन क्यों नहीं लिखा है? लॉजिक, एक पहला लॉजिक मतलब पकड़ने का, जो पहला लॉजिक जो पकड़ने का रीजन है यही कि इसके आगे क्यों नहीं पूछा है ना। इसके आगे दिया हुआ है तो दिया हुआ रीजन क्या है कि ये दिया हुआ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलिए, आगे आते लो, अगला क्वेश्चन आते लो। यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन देखते लो। 19 नंबर, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन। इस क्वेश्चन का ही आंसर इसी में दिख रहा है। तेभागा यानी तिमाही भाग की बात कर रहा है। यहाँ दिख रहा है कि तिमाही भाग यानी तेभागा, तिमाही भाग ये जो है तिमाही हिस्सा, ये सीधा सीधा इसका आंसर जो है यहाँ से आप लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल पर जूते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है, तो ये भी जो है आपका जो है सीधे सीधे दिया हुआ था कि जो हल के यानी हल रेखा मतलब होता है कि जोते हुए जो खेत का जो साक्ष्य मिला हुआ है वो कालीबंगा से मिला हुआ। कहाँ से मिला? कालीबंगल यानी राजस्थान के कालीबंगन से मिला हुआ। ये भी आंसर दिया हुआ था सीधे सीधे। और ये जितना भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं बता दूंगा लास्ट में कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि हमेशा बताता ही हूँ, चाहे इस वीडियो में हो चाहे अगला वीडियो में, लेकिन बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बताया जाता। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना थी। ये तो ज्योग्राफी क्वेश्चन उठा के इसमें डाल दिया था क्योंकि ये टॉपिक दोनों में था, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में था, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये चीज़ें, तो ये टाटा आयरन स्टील वाला जो है ये 1907 ईस्वी में जो है ये साक्षी नामक स्थान पर झारखंड में, ये बहुत डिटेल में पढ़े थे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था कि टिस्को की स्थापना की गई थी, बहुत बार ये पढ़ाया गया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1776 ईस्वी में थॉमस पेन द्वारा प्रभावशाली पेम्पलेट के प्रकाशन में अमेरिकी उपनिवेशवाद वादियों के बीच में स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की। बस इतना कुछ पढ़ना नहीं था,
1776 जान गए, थॉमस पेन जान गए। मैंने बोला था कि पेन से कॉमन सेंस होगा, कॉमन सेंस की चीज़ें पेन से ही लिख सकते हैं, और कॉमन सेंस मतलब इंग्लिश में था, उसका हिंदी बोलिएगा तो सामान्य ज्ञान हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 1776 में टॉमस पेन द्वारा कॉमन सेंस की रचना की गई। इसको और जूम कर देते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर जी, यहाँ आपको और दिखेगा बेहतर तरीका से। टॉमस पेन की लघु पत्रिका क्या है? कॉमन सेंस। ये आंसर हो जाएगा आपका कॉमन सेंस, यानी इंग्लिश का इसका आंसर देखते तो आपको सीधे सीधे समझ आता है ना। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि सामान्य ज्ञान जो लिखा हुआ था ना, इसमें कॉमन सेंस नहीं लिखा था। यहाँ पर अगर कॉमन सेंस लिखा रहता था बहुत सारे लोग पकड़ लेते, लेकिन आप जब भी इस तरह का चीज़ दिखे ना, तो आप क्या कीजिए, इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिए, वहाँ से समझ आ जाएगा तुरंत ही। आ गया जी 1904 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी जो है, तो रेवोल्यूशनरी सोसाइटी जो है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभिनव भारत के बारे में पूछा था। तो अभिनव भारत के बारे में तो सबको जानते हैं कि ये विनायक दामोदर सावरकर थे अभिनव भारत से। अभिनव भारत वाला ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा दामोदर विनायक। ठीक है, आगे आते हैं लोग। आगे लिखा है कि पंजाब में 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व है। देखिए इसको भी, ये फुल्का विद्रोह जो है थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये भी चीज़ें जो है ऑप्शन से पकड़ने वाला था। ये क्वेश्चन जानबूझ के कुछ ऐसा पूछता है जो अगर नहीं भी जानते तो ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। यहाँ डेट दिया है 1816, अगर डेट नहीं दिया रहता तो भारी कन्फ्यूजन होता है। डेट दे दिया तो बता दिया। भगत सिंह देखेंगे तो उस समय उनका जन्म ही नहीं हुआ होगा 1816 में। ठीक है ना, वो तो बहुत बात किया है, क्योंकि 1900 इनको तो ये जब 1923 ईस्वी में को फांसी पर लटकाया गया था तो उसमें 23 साल के मात्र थे, तो उसे सीधे सीधे दिख रहा है कि 1900 के आसपास में इनका जन्म हुआ है कि नहीं है। तो 1816 में तो थे ही नहीं भगत सिंह, पहली बात है। दूसरी बात, बंदा बहादुर देखेंगे तो बंदा सिंह बहादुर, ये तो जो गुरु 10वें गुरु थे, उसके बाद के जो 11वें मतलब माना जाता है कि गुरु बनने वाले थे, तो वहाँ से तो गुरु का पद ही हटा दिया गया 10वें गुरु से। तो बंदा बहादुर उस समय के हैं। ठीक है, तो वो भी पीछे के चले गए, ये एकदम पीछे चले गए, ये एकदम आगे चले गए, बीच में ये बच गए खड़क सिंह। ठीक है, तो खड़क सिंह सीधे सीधे हो जाएंगे 1816 के। मतलब ऑप्शन से अगर चाहते तो पकड़ सकते थे, है ना। जितना जैसा कि मैं बता पा रहा हूँ ये चीज़ें, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो ये चीज़ें आप समझ सकते थे, पकड़ सकते थे। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ छूट गया क्या, वही मैं देख रहा हूँ, यहाँ छूट गया। ठीक है, इसको आ जाइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, 24 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव डाला। तो देखिए रेलवे जो बना था ना, रेलवे का मेन मकसद उनको बनाने का था कि यहाँ से खूब सारा लूट के लेके जाए, यानी कि जो है अपने आयात को बढ़ाए। ठीक है ना, आयात को जो है यहाँ से खूब बढ़ाए, और जो है अपना बिजनेस बढ़ाए, भारत के बिजनेस को धीरे धीरे, भारत के औद्योगिक विकास को धीरे धीरे बाधा डाले, यहाँ के विकास को रोक दे, अपनी विकास खूब किया जाए। ये चीज़ें कहानी की तरह है, पढ़े उसमें कहानी जब पढ़ाया जाता है, मतलब पूरे चैप्टर को जब पढ़ाया जाता है तो उसमें चीज़ें को चर्चा किया जाता है। ये सीधा सीधा ऐसे तो आंसर दिखेगा नहीं आप सभी को, कहानी की बातें है। उसके बाद लिखा है कि ASI है ना, ASI के पहले निदेशक जो थे, यानी भारतीय पुरातत्विक विभाग जो था, है ना, इसका निदेशक जो है, ये भी मैंने प्राचीन इतिहास पढ़ाते समय बताया था कि जो भारत का अगर देखा जाएगा जो निदेशक थे तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। यहाँ देखेंगे तो इसका आंसर आपको दिखेगा कि जो यहाँ पर देखेंगे सर्वेक्षण विभाग का जो यानी भारतीय पुरातत्विक विभाग के जो हेड थे वो जेम्स कनिंघम यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आएंगे, यहाँ देखेंगे तो जो समझौता के बारे में पूछ रहा है, सीधे सीधे श्रीलंका और चाइना के बीच में देखेंगे तो जो समझौता हुआ थी भारत और चीन के बीच में, पंचशील समझौता, सीधे सीधे आंसर दिख रहा है, पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले से आप लोग डिटेल से पढ़े हुए थे। ये चीज़ें तो मैं बता ही दिया। 27 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, भारत 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविक का नारा क्या था। देखिए ये भी क्वेश्चन गलत बताया गया था, ये भी मैं समझा दे रहा हूँ, एक बार क्लियर रूप से समझिएगा, है ना। हो सकता है कि जो आंसर अलग लोगों ने बताया हुआ है अलग चैनल पर, वही आप लगाए होंगे ना, तो मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यही गलत बता रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि छोटा चैनल है, बड़ा चैनल आपसे 1000 रुपये ले भी लेंगे, 2000 ले भी लेंगे, कुछ भी बोलेंगे आपको सही लगेगा, है ना। हम फ्री में पढ़ा रहे हैं तो आपको फ्री की चीज़ ऐसे भी बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा खराब लगता है। ठीक है, एक बार लेकिन सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं किस तरह बता रहा हूँ कि आंसर जो है गलत बताया गया था। यहाँ पर इसका आंसर बताया गया था, आपने देखा भी होगा कि दुनिया के मजदूर एक हो जाएं, है ना। ये पहली बात तो बोल्शेविक क्रांति का नारा ही नहीं था, ये जो कार्ल मार्क्स का मार्क्सवादी विचारों का नारा था। ये पहली बात, यहीं से ये गलत हो गया। दूसरा मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को, आंसर दिखा रहा हूँ। यहाँ ये बोल्शेविक क्रांति दिख रहा है 1917 में, जिसको 1917 में जो नवंबर 1917 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति, इसको अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। डेट थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, मैं पहले बताया था कि डेट जो है विश्व इतिहास पढ़ाया था तो पूरे डिटेल से समझाया गया था। अब यहाँ ये बोल्शेविक क्रांति में देखेंगे तो जो नारा था, यहाँ देखेंगे तो नारा था, सीधे सीधे वर्ड लिखा हुआ है, भूमि शांति रोटी, भूमि शांति और रोटी, यही नारा था, यही नारा था।
है ना, यही नारा था भाई। इसमें किसी भी तरह के जो है दूसरा कोई आंसर होने की चांस मेरे हिसाब से नहीं लग रहा। पता नहीं कैसे बताया गया था, ये भूमि शांति रोटी ही होना चाहिए आंसर। दूसरा उसके आसपास 1917 के बोल्शेविक क्रांति से रिलेटेड कुछ है ही नहीं। हुआ क्या था कि इस बार जो है थोड़ी सी बदला था। पहले पूछ दिया था अप्रैल थीसिस की या लेनिन के बारे में पूछता था, इस बार जो है वो चीज़ें हटाकर लेनिन का हटाकर 1917 की बोल्शेविक क्रांति दे दिया था। बस कन्फ्यूजन हो गया था बहुत सारे लोगों को, आंसर क्वेश्चन बनाने वाले को और आंसर बताने वाले को, सबको कन्फ्यूजन हो गया था। लेकिन ये आंसर जो है वही आंसर होगा जो मैं अभी आप सभी को बता रहा हूँ। अब जैसा भी हो आप सभी समझ सकते हैं कि मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने है, आप मिला लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा डाउट होगा तो हमारा नंबर आप सभी जानते हैं, कई बार बताता हूँ, 9905550148। इस नंबर पर एनी टाइप आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, ज़्यादा इमरजेंसी हो तो कॉल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, बेधड़क पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें जो भी आंसर बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, कि क्या प्रूफ है, मैं दिखा भी रहा हूँ। अगर इसके बावजूद भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, बेधड़क, कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास कॉल करने के लिए कोई टेंशन नहीं, आप कभी भी बात कर सकते हैं। 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच का संबंध, तो ये तो 1000 बार बोला गया था कि वुड डिस्पैच का संबंध जो है ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा संबंधित है। यह हर कोई जानता है, ये कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं। यहाँ वुड डिस्पैच के देखेंगे, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है ये भारतीय शिक्षा से संबंधित था, ये बहुत कोई जानता है। अगला जी, यहाँ देखेंगे तो हिटलर की आत्मकथा, तो आत्मकथा भी मैंने बताया था कि जब आवाज़ उठाया तो 1923 ईस्वी में, तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया, जहाँ पर मीन कैंप, मैंने बोला भी था कि ये जो मीन कैंप जो वर्ड लिखा है, ये वर्ड ही उसका मतलब ही होता है कि आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा, ठीक है। तो इसके आत्मकथा यानी मेरी आत्मकथा, मीन कैंप मतलब मेरी आत्मकथा, इस मतलब इसके वर्ड का मतलब जो किताब लिखा हुआ था उसका मतलब ही यही होता है, ठीक है। ओके, तो क्लियर रूप से समझ सकते थे। ये चीज़ों को बहुत डिटेल में बताया गया था और ये भी सब किताब का ही है, क्वेश्चन आंसर है। अगला आ जाइए, आगे बता रहा हूँ। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात है कि इटली एकीकरण के जनक के बारे में पूछ रहा है, तो जनक का अगर देखेंगे तो मेजनी हो जाएगा, लेकिन इटली एकीकरण की अगर बात कर रहा है तो इसमें मेजनी भी था, काबूर भी था, यानी काउंट काबूर भी था, जिसका पूरा नाम था, गैरीवाल्डी भी था, ठीक है, ये सब था, सब तीनों था लो, ठीक है। उसके बाद विक्टर एमैनुअल भी था, है ना, विक्टर एमैनुअल भी था, ठीक है, विक्टर एमैनुअल। ये चीज़ों को मैं डिटेल से बताया था कि कौन किस तरह की मदद किया, किसने कितना मेहनत किया, गैरीवाल्डी कौन था, है ना, हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से समझाया था। तो यहाँ जनक पूछ रहा है तो जोसेफ, है ना, ये मेजनी हो सकता है, लेकिन इनमें से एक से अधिक भी हो सकता है और जोसेफ मेजनी भी हो सकता है। अब इसमें सिर्फ जनक पूछ रहा है ना, एकीकरण का जनक, यानी जनक का मतलब था कि शुरुआत किसने किया था, तो मेजनी हो सकता है, ठीक है, इसको कर सकते हैं, है ना। हालांकि अगर क्वेश्चन पूछता है कि इटली की एकीकरण में किनका किनका मतलब सहयोग रहा, तो इनमें से एक से अधिक जो है जरूर हो जाता, एक से अधिक जरूर होता। हालांकि अब इसमें आंसर का आयु के ऊपर डिपेंड करता है, आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है। अब जो है इसमें कौन सा आंसर बन रहा है, उम्मीद ज़्यादा है कि यही आंसर होना चाहिए, मेजनी ही होना चाहिए, ठीक है। अगला आ जाइए, ताना भगत आंदोलन जो है, तो ये जितने भी खासकर जो आदिवासी आंदोलन थे वो सीधे सीधे समझ सकते थे कि झारखंड से रिलेटेड थे, है ना, बहुत ईजी थे पकड़ना। ऐसे भी थोड़ी बहुत भी आप जनजातीय आंदोलन पढ़े होंगे तो वो पकड़ लेते यहाँ पर तुरंत इसको। मगध की राजधानी, तो ये तो प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन था और उठा के ऐसे गलती से पूछ दिया जाता, है ना। यहाँ जी मगध का किधर गया, मगध का, है ना, जो भी है यहाँ पर होगा ही, कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो मगध वाला, तो ये तो कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन है। तो ये सब कोई जानता है कि मगध की राजधानी जो है राजगिरी यहाँ था, ठीक है ना, गिरिब्रज या राजगिरी देखेंगे तो गिरिब्रज या राजगिरी जो है यहाँ का दिख रहा है। गिरिराज दिया, गिरिब्रज दे देता है तो इनमें से एक से अधिक हो जाता है, याद रखिएगा। यही गिरिब्रज अगर लिख देता है, जैसे गिरिब्रज जैसे लिखा है गिरिब्रज, अगर वही लिख देता है ऐसे सेम टू सेम, जैसे गिरिराज लिखा है तो गिरिब्रज लिख देता है ना, तो ये भी और ये भी दोनों आंसर हो जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक डालना पड़ता। लेकिन यहाँ जो है ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा, ठीक है। आगे आ जाइए, 34 नंबर क्वेश्चन, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास 1930 के येन बाई विद्रोह का महत्व क्या था। तो इसमें महत्व देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाना चाहिए, है ना। इसके परिणाम से राष्ट्रवादी नेताओं को फांसी दी गई और स्थापना हुई, वियतनामी स्थापना हुई, या फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के खिलाफ में शस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत का चिन्हित किया गया। ये भी आंसर हो सकता है इसका, ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ठीक है ना, और डी भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो सकता है इसका, ठीक है। आगे आएंगे, ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वियतनाम वाला ये यहाँ पर था शायद, इसका मैंने आप लोग को यहाँ पर किया, तो इसको डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो इसको डिटेल्स देख सकते हैं इसमें से।
इसका मैंने यहाँ पर मैंने निकाल के रखा हुआ था। जैसे यहाँ देखेंगे तो हो ची मिन, ये वियतनाम जो 1930 ईस्वी में वियतनाम का जो राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें क्या कहानी कैसे दिया गया। तो पूरी कहानी पढ़ने के बाद अगर चाहे इसका आंसर जो है समझ आएगा आप सभी का कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हो सकता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर क्वेश्चन। यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित था। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से जो 1848 की क्रांति थी वो इनमें से एक से अधिक थी। ठीक है, ये इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होता। यहाँ देखेंगे 1878 ईस्वी में द हिंदू अखबार की, ये भी जो है ना, ये भी थोड़ा सा डाउट है। कैसे डाउट है मैं दिखा रहा आप सभी को, आप एक बार उसको देखिएगा ना, और आप सभी थोड़ा सा इसको कोशिश कीजिएगा कि आपने से भी रिसर्च करने का, देखने का, समझने का। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए हिंदू लिखा हुआ है, द हिंदू ही है, वही चीज़ है। ठीक है, हिंदू या द हिंदू एक ही चीज़ था। यहाँ देखेंगे तो इसकी, यहाँ जी मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रूप से दिखाई दे। GS अय्यर और राघवाचारी, GS अय्यर और राघवाचारी दोनों मिल रहा है। बहुत सारी जगह जो देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सेम टू सेम 1878, और वही चीज़ है मद्रास के ही आसपास में हुआ था। ठीक है, मद्रास यहाँ देखेंगे तो शायद जगह नहीं लिखा, लेकिन सन लिखा हुआ 1878 के पास में। ठीक है, तो 1878 में जो है यही द हिंदू अखबार की या जो स्थापना की गई थी। तो स्थापना में कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा। तो किस अखबार की स्थापना किसने की, सीधे सीधे पूछ रहे कि स्थापना किसने की, तो किसने की, तो इसकी स्थापना में ये दोनों शामिल थे, दोनों ही शामिल थे। बहुत पहले जो है ना, बहुत पहले जो है आंसर सिर्फ ये बी राघवाचारी था। ठीक है, लेकिन बाद में इसको थोड़ा सा करेक्ट किया गया, सुधारा गया, तो दोनों का देखा गया कि दोनों ही है। आप जब डिटेल से किताब पढ़ेंगे इसको, आप NCERT या बिहार बोर्ड की किताबों में या किसी भी प्रकाशन में आप डिटेल से देखिएगा ना, तो आपको दोनों आंसर मिलेगा ना। अब ये फिर मैं दोनों बोलूँगा तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन का कारण क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ये वाला आंसर मारेंगे तो कहेंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, कोई ये मारे होंगे तो फिर भी बोलेंगे गलत बोल रहे हैं, कोई दोनों मारा होगा तो बोलेंगे कि भाई साहब यही सही बता रहे हैं कि नहीं है। तो आपको मैंने सामने प्रूफ दिखाया। यहाँ देखेंगे फिर अगेन दिखा जा रहा हूँ द हिंदू, यहाँ देखेंगे हिंदू, द हिंदू और हिंदू में दोनों मंत्र नहीं, आप चाहें तो गूगल सर्च करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो 1878 सेम टू सेम दिख रहा है। यहाँ देखेंगे GS अय्यर और वीर राघवाचारी, तो वीर राघवाचार्य जो है ये भी दिख रहा है, वीर राघवाचार्य याचारी, और जी सुब्रमण्यम अय्यर दोनों दिख रहा है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। हालांकि बहुत सारी जगह इसका आंसर अलग अलग बताया गया था। अब जैसे आपको समझना होगा समझ सकते हैं, हालांकि फाइनल जो आंसर जो है आयोग ही बताता है। 1916 ईस्वी में, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था कि 1916 ईस्वी में तो हर एक बार का बताया था, और इसकी कहानी भी सुनाया था कि 1916 ईस्वी में जो लखनऊ समझौता हुआ था, अंबिकाचरण मजूमदार, उसमें एनी बेसेंट आई भी थी, और उन्होंने गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग सबको मना लिया, एक करने की कोशिश किया, और अगले साल खुद एनी बेसेंट जो है अध्यक्षता कर दी। पहली जो मुस्लिम थी, पहली जो महिला थी जो अध्यक्षता की थी, मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो हो रहा था उसकी। तो 1916 ईस्वी में तो ये सीधे अंबिका चंद्र मजूमदार ये देखेंगे। यहाँ देखेंगे 17 में जो एनी बेसेंट सीधे सीधे दिख रहा है। पूरी कहानी मैंने बताया था कि एनी बेसेंट की वजह से ही जो मुस्लिम लीग था या नरम दल गरम दल जो अलग हुआ था वो सब एक साथ हो गए उसी समय 1916 वाला में ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 38 नंबर लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर व्यापार संतुलन को कैसा प्रभावित किया गया, तो कैसा प्रभाव पड़ा, ये पूरी कहानी में लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ था। यहाँ देखिए सेम टू सेम ये कहानी लिखा हुआ है। यहाँ आप पढ़ेंगे शायद आपको दिख रहा होगा कि भारत के औद्योगिक विकास के क्रम धीमी गति से 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक से चलता आ रहा है, लेकिन इसका तेजी से विकास 1914 के बाद ही हो सका। तो 1914 का जब जिक्र कर दिया तो 1914 के बाद क्यों तेज़ी से विकास भारत का होने लगा उद्योगों का, कारण क्या है कि उस समय पूरी दुनिया जो है, खासकर जो यूरोपीय कंट्री थी वो विश्व युद्ध में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई थी। तो भारत क्या हुआ कि निर्यात में वृद्धि हुआ, है ना, कमी नहीं वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन, तो दार्शनिक भजन जैसे ही वर्ड आ गया तो यहाँ से पकड़ सकते थे कि दार्शनिक भजन जो है ये उपनिषद में दिया गया है। यहाँ जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दार्शनिक विचारों या दार्शनिक भजन जो भी है उपनिषद के अंदर दिया गया, तो सीधे सीधे आंसर आपका हो जाता। देखिए अभी हमको लग रहा है कि 4-5 क्वेश्चन तो हो ही गया प्राचीन इतिहास का, और अच्छा खासा हो गया। अब यहाँ भी देखेंगे तो स्टेलिनग्राड की लड़ाई, अब स्टेलिनग्राड की लड़ाई जैसे ही वर्ड आ गया तो इसका जो आंसर आप सभी को दिखाता हूँ। स्टेलिनग्राड की लड़ाई क्या, यहाँ जी स्टेलिनग्राड की लड़ाई जो है ये भी आपको बिहार बोर्ड में डिटेल से दिया गया था। स्टेलिनग्राड की लड़ाई देखेंगे तो ये जो है
यहाँ आपको दिख रहा होगा तो रूस की सेना थी और साथ ही साथ में किसकी सेना थी, जर्मनी की सेना थी। यहाँ देखेंगे जर्मन सेना, ठीक है। जर्मन सेना जो है स्टेलिनग्राड के निकट पहुँच गई थी। जो दूसरे विश्व युद्ध हो रहा था, दूसरे विश्व युद्ध के समय में पहली बार तो हिटलर ने रूस को मना लिया, मैनेज कर लिया कि हम पोलैंड पर हमला करेंगे, आपके पास नहीं पहुँचेंगे। और जब पोलैंड पर हमला कर लिया उसके बाद से फ्रांस पर ये और इंग्लैंड पर जब हमला कर दिया है ना, और पोलैंड पर हमला करने का पहला ही कारण था जो दूसरा विश्व युद्ध का मतलब कारण माना जाता है, तत्कालीन कारण, तो वो पोलैंड पर आक्रमण ही माना जाता है जर्मनी द्वारा। चीज़ें को बहुत डिटेल समझाया था। उसके बाद वो रूस को शांत बैठा हुआ था, रूस के अंदर भी एंट्री कर गया। रूस के जो वहाँ पर जो स्टेलिनग्राड के निकट तक पहुँच गया था। कौन पहुँच गया था? जर्मनी पहुँच गया था। ये सब दूसरे विश्व युद्ध की कहानी मैं बता रहा हूँ। हालांकि इतने देर में कितनी कहानी समझा पाऊंगा, है कि नहीं, पूरी डिटेल में मैंने समझाया था। तो अगर देखा जाए तो जर्मनी और रूस की ये कहानी थी। स्टेलिनग्राड जो जगह है वो रूस की जगह है, वहाँ तक पहुँचा था मतलब। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत डिटेल में कहानी समझाया था और बड़े मज़ेदार तरीके से समझाया था। आप सभी शायद क्लास देखे होंगे तो जानते होंगे। तो पूरी क्वेश्चन जो है आप सभी का जो है क्लियर रूप से समझ आ गया। अब यहाँ बचा पॉलिटिकल साइंस का भी मैं बताऊंगा, कभी डिटेल से समझा दूंगा उसको भी, है ना। हालांकि अब आप सभी जो जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी अगर हमारे से पढ़े होंगे तो एक बार जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन लड़ा था कि नहीं लड़ा था। हालांकि आपने व्हाट्सएप पर कहा था, लेकिन ये वीडियो अब बना रहा हूँ तो आप सभी अगर वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उसको बनाया था, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लड़ा हुआ था। या आप नए होंगे तो आप काम कीजिएगा कि अगर आपको देखना होगा तो हमारी पुरानी वीडियो जितना भी चैनल पर होगा, चैनल से उठाइएगा। लगभग 1.5-2 महीने के से ही कंटिन्यू मैं पढ़ा रहा हूँ, टीआरई 3 से पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, है ना। और 1.5-2 महीने पहले का वीडियो देखिएगा, उसमें आप लोगों को कन्फर्म आप लोगों को 32+ जो है क्वेश्चन दिख जाएगा। जो क्वेश्चन 40 में से 32+ जो है क्वेश्चन लड़े हुए थे, है ना। कोई ऐसा नहीं होता है कि 40 में से 40 क्वेश्चन लड़ेंगे, इतना क्वेश्चन लड़ा हुआ था। बाकी 6-7-8 क्वेश्चन जो है वो अंदाज़ा भी बनाए रहते तो चीज़ें उसमें से अच्छे खासा पकड़ बन जाता। 35+ आपको क्वेश्चन जो है आसानी से सही हो जाता है ना। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों का सही भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो 100+ आंसर आया हुआ है, मतलब नंबर आया हुआ है, मिलाने पर उनका जो है आंसर बन रहा है 100। अब मैं जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ, इसी अब ये बता रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि भाई साहब, जैसे कि किसी का 70 बना होगा, 75 बना होगा, ठीक है, वो बोलेंगे कि कैसे इतना सही हो गया, कि क्वेश्चन बहुत हार्ड था। तो जो बनाया हुआ उनका मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का 65 भी है, 70 भी है, ठीक है। जिनका था मैं उनके लिए बता दिया कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका 90+ बना हुआ था, 85 बना हुआ था, 80+ बना हुआ था। क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं स्पेशली यही 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, क्योंकि समय बहुत कम था। 1.5 से 2 महीने में कितना चीज़ें पढ़ा पाता, ठीक है। और जीएस पर्सन को मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था। उसमें मैंने साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, हर चीज़ को बहुत डिटेल से पढ़ाया था। उन चीज़ों को मैंने जीएस के लिए स्पेशली पढ़ाया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कल मेरे पास कॉल आया हुआ था जिनका अदर सब्जेक्ट है, यानी कि सिर्फ जीएस था। वे जीएस में जो है 40 में बहुत सारे लोगों का 32 ऐसे बना हुआ है क्वेश्चन। जैसे मैंने प्लानिंग बताया था कि ऐसे आप लोग उसको कीजिए, कोशिश कीजिए, वैसे बनेगा। बहुत सारे लोगों ने बात माना, किया, और बहुत सारे लोगों ने फॉलो नहीं किया, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करें या ना करें। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन बताया था, अगर किसी भी तरह की उसमें क्वेश्चन में त्रुटि होगी, कन्फ्यूजन होगा, दिक्कत होगा, तो आप सभी बेधड़क इसको बताइए, आप पूछ लीजिएगा, बोल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा जिनको भी ज़्यादा, जैसे आंसर बताते समय कभी कभी क्या होता है कि दूसरा आंसर बता दिया जो उनके हिसाब से गलत लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही है, मैंने प्रूफ दिखाया। तो होता क्या है कि उनकी 1 नंबर कम हो गए, अब वो गुस्से में रहेंगे। तो गुस्सा में होंगे, किसी तरह के अगर कमेंट करना होगा तो प्लीज़ आप सभी व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर 990555, ठीक है, 5550148, इस पर बेधड़क मैसेज कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ कीजिएगा तो सीधे बात हो पाएगी, या कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कभी किसी भी बात से टेंशन नहीं रहा है। मैं इसीलिए जानबूझकर नंबर बता देता हूँ कि आप डायरेक्ट हमारे पास कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, है ना। अगर नियर बाई नज़दीक होंगे तो हमसे मिल भी सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो कोशिश करें कि जो भी चीज़ें पूछे, जो भी चीज़ें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट हमसे पूछ ले, है ना। चीज़ों को समझने से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ चुके होंगे। तो अब रह गया कि बहुत सारे लोगों को फिर कमेंट करेंगे कि बुक के बारे में नहीं बताया। तो देखिए, बुक में बहुत सारे बुक है, जैसे एनसीईआरटी था, बिहार बोर्ड था, और अलग अलग बुक था, जिसमें से मैंने उसको ढूंढ के निकाला। जितना भी बुक मैंने बताया ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ और आगे भी पढ़ाऊँगा। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, सेल्फ स्टडी, बहुत सारे लोग रहते हैं कि भाई हमको वीडियो नहीं देखना है या क्लास ज्वाइन नहीं करना है। जैसे मैं आप लोग को बहुत जल्द क्लास शुरू करा दूँगा, बहुत जल्द जो है ये ऑनलाइन जो है पेड कोर्स आएगा, जिसमें बहुत ही मिनिमम चार्ज में चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाऊँगा।
जो चीज़ें मैंने टियर 3 में पढ़ाया उससे बेस्ट पढ़ाया जाएगा, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो बुक के बारे में आप लोग अभी तक वेट कर रहे होंगे कि बुक अभी नहीं बताएं, तो एनसीईआरटी था, बिहार बोर्ड किताब था, अलग प्रकाशन का 1-2 किताब था, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे कम क्वेश्चन थे। मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड में थे। अगर जिनको जैसे कि कॉल करके पूछ लीजिएगा आप लोग कि अगर आपको एकदम से भाई बैच नहीं लेना है, सिर्फ आपको चाहिए कि हमको सेल्फ स्टडी करना है, कि समय कम है, यस हालांकि समय तो बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे कि उनके पास समय इस हिसाब से कम है कि कहीं जॉब करते होंगे, उनको भाई क्लास नहीं देखनी है, उनको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करना बेटर लगता है, तो आप पूछ लीजिएगा कॉल करके। मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपको उसका बुक का जो भी मेरे पास बुक है वो फ़ोटो दे दूँगा। हालाँकि किसी भी प्रकाशन का बुक होगा तो वहाँ से ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। पढ़ना मैं अगर पढ़ाऊँगा तो आप लोग को बिहार बोर्ड पढ़ाऊँगा, एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा, और जो मेरे पास सोर्स रहेंगे अपना नोट्स जो भी रहेगा वो पढ़ा दूँगा। इतना कन्फर्म है कि इस बार जो है आप लोग का जो है लगभग 32 से 33 क्वेश्चन मैंने देखा था कि जो लड़ा हुआ है। आप बहुत सारे लोग पढ़े हुए तो जानते हैं, बता भी सकते हैं आप सभी को, ठीक है। और जो है अगली बार जो है कोशिश करूंगा कि 35 प्लस जो है 40 में क्वेश्चन लड़े, और दोनों मिला दिया जाएगा 48 मिला दिया जाएगा तो बहुत सारे 40 प्लस क्वेश्चन लड़े हुए थे, यानी इस जीएस का 8 नंबर और इधर का अगली बार भी सेम टू सेम वही रहेगा। ज्योग्राफी में तो पूरी तरह से क्वेश्चन लड़ गया था, ज्योग्राफी में तो 40 में हमको लग रहा है कि 36 से 37 क्वेश्चन लड़ गए थे, 2-3 क्वेश्चन ही था जो थोड़ा सा अलग आया हुआ था। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी मेन मैंने पढ़ाया था, इस बार जो है और भी विषय पढ़ाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश कर, जो भी हमारे से बन पाएगा करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अब काफ़ी लंबा हो गया, चीज़ें समझ गए होंगे। तो फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, और किसी भी सब्जेक्ट का जो पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। 9th-10th का बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों का एनालिसिस करने के लिए, तो मैं कर दूंगा, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, सेम टू सेम यही चीज़ें हैं, है ना। जैसे जिन बुक से जिन सोर्स से इसको ढूंढा हूँ उसी सोर्स से उनको भी ढूंढ के मैं दिखा दूंगा, कोई बड़ा बात नहीं है। तो 9th-10th का भी हिस्ट्री ज्योग्राफी शुरू कर दूंगा। बैच जो है आप लोग को 1 से 2 दिन के अंदर में वो बता दिया जाएगा। मैं जो है उसको लाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी ऐसे भी आप लोग का नवंबर-दिसंबर से पहले तो होने जा नहीं रहा है। हमें लग रहा है कि अगले साल तक भी नहीं पहुंच जाए, है कि नहीं है। तो घबराना नहीं है, टाइम बहुत है। आपका क्लास आते रहेंगे, समझते रहिएगा, करते रहिएगा। 1-2 दिन में जा नहीं रहा है कुछ भी, है ना, और कहीं भी पढ़ते रहिए। लेकिन इतना कन्फर्म है कि, है ना, जब भी समय मिले हमारे पास पढ़ लीजिएगा, चीज़ें बेहतर बताता हूँ, बेहतर समझ आएगा, और ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।